सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। और हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए बंगाल प्रांत पढ़ रहे थे। बंगाल प्रांत, स्वतंत्र बंगाल प्रांत की स्थापना 1717 मुर्शिद कुली खान। उसके बाद में महत्वपूर्ण शासकों में अलीवर्दी खान, फिर मीर सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। इन नवाबों की हमने बात की। सिराजुद्दौला के समय 1757, 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध। और मीर जाफर के समय जब मीर कासिम जो है निर्वासित था और बंगाल का नवाब मीर जाफर था, तब 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध। अंग्रेजों की ओर से हेक्टर मुनरो और निर्वासित नवाब बंगाल के मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इनकी मिली-जुली सेना के बीच में ये युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में जो त्रिगुट था, इनकी पराजय हुई। परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की संधि जो है वो सुजाउद्दौला के साथ में अलग हुई और शाह आलम द्वितीय के साथ में अलग हुई। मुगल बादशाह की पेंशन नियुक्त कर दी गई 28 लाख रुपए वार्षिक। 28 लाख 26 लाख रुपए वार्षिक। और निजामत व्यय के रूप में जो है अवध के नवाब को देना था 53 लाख रुपए। ऐसे कुछ खर्च 53 लाख रुपए। निजामत व्यय क्या है? प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। और इसके बाद में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनसे जितनी भी आय प्राप्त होगी, इतना खर्च देने के बाद जो भी मिलेगा वो किसकी होगी? अंग्रेजों की होगी। ये शर्त, ये बात थी। आज हम पढ़ेंगे बंगाल का द्वैध शासन। बंगाल का द्वैध शासन। बंगाल का द्वैध शासन। किसी ने पढ़ा हो तो बताइए क्या था बंगाल का द्वैध शासन? बंगाल का द्वैध शासन। योगेश? जो राजस्व वाले अधिकार थे वो अंग्रेजों को दिए गए और प्रशासनिक अधिकार नवाब को दिए गए। नवाब को दिए गए। मतलब अब शासन जो दो भाग कर दिए उसे, है ना? उत्तरदायित्व किसी अलग व्यक्ति को दे दिया, मतलब शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व किसी और के पास में। और दीवानी, दो तरीके के, दीवानी और निजामत अधिकार को क्या बोलेंगे हम? दो अधिकार, एक दीवानी और दूसरा निजामत। तो ये दोनों अधिकार अलग अलग शक्तियों के पास में हो गए। दोनों अधिकार जो अलग अलग शक्तियों के पास में। तो जो अंग्रेज थी या कंपनी थी, इनके पास में दीवानी का अधिकार, राजस्व वसूल करने का अधिकार, ठीक। और जो भारतीय शासक होते थे, अवध के नवाब सुजाउद्दौला को दिया था उन्होंने, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की तो पेंशन बना दी थी। तो इनको जो निजामत का अधिकार दे दिया कि इनको एक निर्धारित राशि दी जाती थी और साल भर उससे खर्च करना है और वहां शांति व्यवस्था बनाए रखना है। शांति व्यवस्था के जितने भी कार्य हैं, पुलिस प्रशासन से संबंधित, या हम बात करें कि जन सेवा से संबंधित जितने भी कार्य हैं, कहीं जो है अस्पताल खुलवाना है, ये करवाना, जितने भी काम है, ये किसको करना है? नवाब को करना है। और इसके लिए उसके पास में राशि नहीं है। राशि उसके पास में फिक्स है 53 लाख रुपए सालाना। इसी में सब कुछ करना है। लगान वसूल करने का अधिकार जो बादशाह के पास में नहीं बचा। सिर्फ और सिर्फ उसके पास में क्या अधिकार बचा है? प्रशासनिक व्यवस्था। और लगान वसूल करने का अधिकार किसके पास में? कंपनी के पास में। अब कंपनी से तो होगा नहीं लगान वसूल करना, तो इन्होंने क्या किया? कर्मचारी नियुक्त कर दिए जिनका काम सिर्फ लगान वसूल करना था। पहले तो ठेकेदारी प्रथा,
फिर उसके बाद में दो जो है नायब नियुक्त कर दिए थे वहां पे, एक रजा खान, बंगाल में रजा खान, और बिहार में शिताब राय। बिहार में कौन? शिताब राय। इनका काम था सिर्फ और सिर्फ लगान वसूल करना और ब्रिटिश कंपनी को दे देना। और वो क्या करते थे, उसमें से 28 लाख किसको देंगे? नहीं, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पेंशन के रूप में। और 53 लाख रुपए किसको देंगे? बंगाल के नवाब को देंगे। और बंगाल का नवाब क्या करेगा? उतने में शांति व्यवस्था बनाए रखेगा, प्रशासनिक कार्य पूरे के पूरे उतने में करने, साल भर उतने में उसे काम चलाना है। उसे लाभ और हानि का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो हम देखेंगे बंगाल का द्वैध शासन प्रारंभ किसने किया था? प्रारंभ किया है 1765 में क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा? क्लाइव द्वारा। क्लाइव के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। और समाप्त किसने किया? समाप्त किया 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसे समाप्त किया गया। दोनों बातें याद रखना है। लागू किसने किया था? क्लाइव ने 1765 में। और समाप्त किसने किया? 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया। अब इसमें दीवानी का जो अधिकार है, दीवानी अर्थात राजस्व वसूली का अधिकार किसके पास में? कंपनी के पास में। कंपनी मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के पास में। और प्रशासनिक व्यवस्था इसे क्या बोलेंगे हम? निजामत। ये किसके पास में है? नवाब के पास में। नवाब के पास में। क्लियर हो गया इतना? दो बातें हमने पढ़ी। अब वास्तविक शक्ति किसके पास में? वास्तविक शक्ति किसके पास में है? कंपनी के पास में। लेकिन जिम्मेदारी कुछ नहीं, लेकिन उत्तरदायित्व कुछ भी नहीं। उत्तरदायित्व इनके पास में कुछ भी नहीं। इनको सीधी पैसा मिल रहा है, कहीं खर्च नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा पैसा इनको मिल रहा है। तो क्या वास्तविक शक्ति कंपनी के पास में और उत्तरदायित्व उनके पास में कुछ भी नहीं थे। और जिम्मेदारी किसके पास? उत्तरदायित्व किसके पास में? उत्तरदायित्व नवाब के पास में। नवाब के पास में। लेकिन शक्ति नहीं। लेकिन उनके पास में शक्ति नहीं है। नवाब के पास में कोई अधिकार है क्या? नहीं। सिर्फ उसके पास में क्या है? जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व उसके पास में है। और इसे क्या कहा जाता है सरल शब्दों में? यही क्वेश्चन पूछा गया है। सरल शब्दों में इसे कहा गया है उत्तरदायित्व रहित अधिकार। क्या? उत्तरदायित्व रहित अधिकार। उत्तरदायित्व रहित अधिकार व अधिकार रहित उत्तरदायित्व। अब ये जो आधी लाइन उत्तरदायित्व रहित अधिकार है किसके लिए? कंपनी के ऊपर लागू होती है। और अधिकार रहित उत्तरदायित्व ये किसके ऊपर? नवाब के ऊपर। तो ये बंगाल का द्वैध शासन। क्योंकि जो इलाहाबाद की संधि हुई है
उसके तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। और बदले में क्या करना था उसे? मुगल बादशाह को 28 लाख रुपए पेंशन के रूप में देना है, 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में देना है, और बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपए प्रशासनिक व्यवस्था के लिए देना है, बस। और कंपनी को सिर्फ और सिर्फ वसूली करते रहना है। उसका खर्च फिक्स हो गया, लेकिन आय जो है वो बढ़ते जाएगी उनकी। खर्च फिक्स है और आय उनकी बढ़ते जा रही है। अब क्या करेंगे? जो कंपनी है, कंपनी सीधे लगान वसूल करती थी, लगान वसूल करती थी, लगान वसूल करती थी। अब क्या हुआ? इनके पास में अब 1772 में क्या किया इन्होंने? 2 नायब नियुक्त कर दिए लगान वसूल करने के लिए। एक कहां पर? बंगाल में और एक बिहार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बंगाल और बिहार में 2 नायब नियुक्त कर दिए। बंगाल में कौन? बंगाल में रजा खान, बंगाल में रजा खान, और बिहार में शिताब राय, शिताब राय। ये नायब दीवान थे और ये अंग्रेजों की ओर से लगान वसूल करते थे, अंग्रेजों की ओर से लगान वसूल करते थे। अब इसके बाद में अभी भी उनका मन नहीं भरा, तो क्या किया इन्होंने? लगान वसूल करने की ठेकेदारी प्रथा, ठेकेदारी प्रथा। क्योंकि वो लोग जानते हैं कि सरकारी कार्यों में क्या होती है? लाल फीताशाही होती है। मजदूरी तो हम पूरी देंगे, लेकिन ये उतने अच्छे से काम नहीं करेंगे। लेकिन यदि कमीशन का लालच दे दिया जाए इनको, तो फिर ये रात दिन एक कर देंगे। होता है ना ऐसा, जब हम मजदूर को मजदूरी से लाते हैं 200 रुपए, तो 11 बजे आता है और 5 बजे चला भी जाता है। 2 बजे उसे नींद भी आती है, भूख भी लगती है, सब कुछ होता है। लेकिन वही यदि हम ठेके पे दे दिया कि ये पूरा काम करना, 5000 रुपए ले लो, तो हम सो के उठेंगे उससे पहले वो आ जाता है, बोलते सर चाबी कहाँ है? गेट तो खोल दो, गेट तो खोल दो। और दिन भर काम करेगा वो, न उसे भूख लगेगी न प्यास लगेगी। उसको बोलेंगे भैया 5 बज गया यार, घर चल जाओ, तो बोलेंगे घर जाके क्या करना है? घर में कोई नहीं है, घर में अभी कोई नहीं। और शाम के 6 बजे तक, 6:30 बजे तक कोशिश ही करेगा कि पूरा काम खत्म करके ही चला जाए। तो ये होता है ठेकेदारी प्रथा में। तो ऐसे ये क्या थोड़ा सा लालच देते थे, 1% 2% कमीशन का लालच देते थे और उनसे लगान वसूल करने लगा देते थे। कॉलर पकड़ के वसूल करते थे, वो देना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जमीन से बेदखल कर देंगे। और कंपनी जो है फायदे में ही फायदे में, दोनों हाथों में लड्डू, दोनों हाथों में लड्डू। अब क्या किया? जो लगान वसूल करते थे उसमें से 26 लाख रुपए किसको देना है? 26 लाख रुपए मुगल बादशाह को पेंशन के रूप में, पेंशन के रूप में, पेंशन के रूप में। और 53 लाख रुपए, 53 लाख रुपए नवाब को निजामत के रूप में या प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, नवाब को प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। और शेष जो भी बचेगा वो किसको देना है? किसको रखना है? वो कंपनी। शेष पूरा का पूरा जो बचा हुआ है वो किसके पास में है? कंपनी के पास में है। अब ये जो प्रथा है वो कंपनी के लिए तो लाभदायक है, लेकिन भारतीयों के लिए क्या होगा? दुष्परिणाम। इस प्रथा के दुष्परिणाम। चलो, लगान वसूल करते हो खेती के लिए,
खेती से लगान वसूल करते, अब हम खेती ही नहीं करेंगे, साले को मजदूरी करेंगे। लोगों ने खेती छोड़ना करना छोड़ दिया, लोगों ने खेती करना ही छोड़ दिया। जो छोटे मोटे व्यवसाय थे वो सब बंद हो गए, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स लगता था, तो सारे के सारे बंद हो गए। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके दुष्परिणाम क्या हुए, दस्तक का दुरुपयोग, दस्तक का दुरुपयोग। अब कैसे, अब यदि ये नहीं बोलेंगे कि ये कंपनी का है तो फिर उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए क्या बोलते थे, कोई भी सामान को किसका है, ये कंपनी का है। और कंपनी के नाम पर जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे वो स्वयं भी व्यापार करने लग गए। भारत का भी नुकसान हो रहा है, कंपनी का भी नुकसान हो रहा है, और फायदा कौन उठा रहे, कंपनी के अधिकारी। अब ये कंपनी के अधिकारी क्या कर रहे, फिर कभी जो ब्रिटेन का सम्राट है उसको रिश्वत दे रहे, रिश्वत किस रूप में, गिफ्ट के रूप में, तोहफे के रूप में उनको रिश्वत दे देते थे। तो वो क्या करते थे, इनका कार्यकाल बढ़ा देते थे। अच्छा, 1 साल के लिए 1 साल और बढ़ा दिया, 1 साल और बढ़ा दिया, और इनके बारे न्यारे हो जाते थे। और ये क्या, वहां पे संसद में या सम्राट को ये रिश्वत देते जाते थे, और रिश्वत भी किस रूप में, तोहफे के रूप में। तो सबसे पहला क्या हुआ, दस्तक का दुरुपयोग। भारतीय व्यापारियों को, भारतीय व्यापारियों को व्यवसाय छोड़ना पड़ा। अब जो ब्रिटेन के कर्मचारी है, अधिकारी है, वो खुद ही तो व्यापारी का काम करने लग गए। अब उनको छूट मिल रही थी टैक्स में, भारतीयों को नहीं मिल रही थी। अब इनको नुकसान होता था, तो इनको कई लोगों ने क्या किया, व्यवसाय करना ही छोड़ दिया, मजदूरी करने लग गए, खेती बाड़ी करने लग गए। बंगाल में अराजकता, अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार। बंगाल में अराजकता, अव्यवस्था व भ्रष्टाचार का माहौल गर्म हो गया एकदम। क्योंकि भारतीय व्यापारियों को भी यदि व्यापार करना है तो किससे साठगांठ करना पड़ेगा उसको, कंपनी से। कंपनी से बोलेंगे कि आपका दस्तक हमें थोड़ी देर के लिए उधार दे दो, या हमारा सामान है इसको भी अपने नाम से ब्रिटेन में पहुंचा दो। तो ठीक है, पहुंचा देंगे, 60% हमें दे देना। भाई जो 100 रुपए टैक्स लगने वाला था, हम 100 रुपए तुम्हारा बचा लेते हैं, लेकिन 40 रुपए तुम रखना, 60 रुपए हम रख लेंगे। ये बात होती थी। तो उसमें भ्रष्टाचार सब तरफ, अराजकता, कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि अब सुनवाई करने वाला नवाब है, और वो कैसा है, गुलाम। नवाब कैसा है यहाँ पे, गुलाम। तो राजकता जैसी, सरकार जैसी, शासन जैसी वहां पर कोई बात ही नहीं रही। बस जिधर बम उधर हम, शक्ति ही सत्य है, माइट इज राइट वाली जो कहानी है वो वहां पे सही साबित हो रही थी। यदि किसी के साथ में कोई नुकसान हुआ तो कोई गुहार लगा सकता है क्या, कोई आवेदन लगा सकता है, नहीं। क्योंकि अंग्रेजों के पास जाएंगे तो अंग्रेज बोलेंगे यार प्रशासनिक व्यवस्था का दायित्व किसके पास में, नवाब के पास में। नवाब के पास जाएंगे तो बोलेंगे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो राजस्व वाला कोई पावर ही नहीं है। और आज में बेचारा इधर से उधर भटकता रहता था, उसे कहीं न्याय नहीं मिलता था। इसलिए क्या शब्द लिखा हमने, अराजकता, अराजकता। क्लियर हो गई ये बात। फिर एक कंपनी धन एकत्र करने में लगी रही, कंपनी धन एकत्र करने में लगी रही, कंपनी धन एकत्र करने में लगी रही। कानून व न्याय व्यवस्था समाप्त हो गई, कानून व न्याय व्यवस्था समाप्त हो गई, कानून व न्याय व्यवस्था समाप्त हो गई। यदि किसी के साथ में अन्याय भी हो गया तो वो उसकी शिकायत लेकर किसी के पास नहीं जा सकते थे।
अब जब कंपनी द्वारा ठेकेदारी प्रथा शुरू की गई, कंपनी द्वारा ठेकेदारी प्रथा शुरू की गई, तो अब क्या होगा? क्या होगा पल्लव में? ठेकेदारी प्रथा, लगान वसूल करने की ठेकेदारी प्रथा। ये बैतूल जिला है आपका, बैतूल जिला है। जैसे बाजार होते हैं ना, यहाँ पर बाजार लगते हैं, हाट बाजार, तो उसमें एक ठेकेदार होता है। मैं 1 लाख रुपए में ठेका ले लेता हूँ, कोई बोलता है 1,10,000, कोई बोलता है 1,20,000। जो सबसे ऊंची बोली बोलेगा उसको लगान वसूल करने का अधिकार मिलेगा। तो भाई उसमें कंपटीशन होता था, ये 4-5 लोग बैठे हैं, बोले मैं वसूल करूंगा, मैं वसूल करूंगा। और उस चक्कर में क्या करते थे, अंग्रेज कभी एक को नहीं, खूब प्रचार प्रसार करते थे, आज बोली लगने वाली है, आज बोली लगने वाली है। तो सब लोग, ढेर सारे लोग यहाँ पर आ जाते थे, और उनके बीच में क्या होता था, आपस में कंपटीशन। जहाँ लगान मिल रहा था पहले 1,000 रुपए, वहां बोली लगना शुरू होती है 10,000 से। अब जब जो ठेकेदार है वो 10,000 रुपए देगा, तो वसूल कितना करेगा वो? कम से कम 15,000 रुपए वसूल करना पड़ेगा। आखिर में लूटमार किसके साथ हो रही है? जनता के साथ। किसके साथ में? जनता के साथ में। अंग्रेज बड़े होशियार थे, वो बोली उसी को देते थे जो सबसे ऊंची बोली लगाता था। और भारतीय लोग आपस में गला काट प्रतियोगिता थी। अभी जैसे सरपंच का चुनाव होता है, पंच का चुनाव होता है, मालूम है कि कुछ करना नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बीच में कंपटीशन, मान सम्मान की बात, और चुनाव लड़ते हैं, लाखों रुपए उसमें खर्च कर देते, जमीनें बिक जाती है लोगों की। कई लोग तो 5 साल तक सरपंच रहते हैं और उसके बाद जेल चल जाते हैं। होता है ना, आपके भीमपुर इधर भैंसदेई तरफ तो ढेर सारी रिकवरी निकलते रहती है 5 साल के बाद में। कई लोग गांव छोड़ के भाग जाते हैं, गांव छोड़ के भाग जाते हैं, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा, ऐसा भी हो जाता है। तो यही हुआ यहाँ पर भी, कंपनी द्वारा ठेकेदारी प्रथा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक धन वसूल करना था। अधिक से अधिक धन वसूल करना था। द्वैध शासन से पूर्व, एक पॉइंट आप ऐसे लिख लो, बोल देता हूं मैं। द्वैध शासन से पूर्व जहां कंपनी को 80 लाख रुपए लगान प्राप्त होता था, 80 लाख रुपए लगान प्राप्त होता था, 80 लाख रुपए लगान प्राप्त होता था, वहां द्वैध शासन के बाद 2,24,67,500 रुपए, 2,24,67,500 रुपए का लगान प्राप्त हुआ था। तो कितना अंतर आ गया। अब ये पैसे तो उन्होंने बनाए नहीं ना, ये किसने चुकाए हैं? उन गरीब लोगों ने, उन भारतीय लोगों ने चुकाए। भारतीय लोगों ने चुकाए थे। भारतीय गरीब क्यों नहीं होंगे? इसलिए तो किसकी एक ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं ना, ड्रेनेज सिस्टम किसका? दादा भाई नौरोजी का ड्रेनेज सिस्टम, विदेश गमन सिद्धांत। उसमें बोला है कि अंग्रेज लोग भारतीयों को बोलते हैं कि गरीब है, लेकिन भारतीयों की गरीबी के लिए भारतीय जिम्मेदार नहीं है। भारतीयों की गरीबी के लिए जिम्मेदार कौन है? ब्रिटिश सिस्टम कि उन्होंने यहां से पैसा कमाया और वो यहां खर्च नहीं किया, वो कहां लेके चले गए? ब्रिटेन लेके चले गए। बाकी दूसरे लोग आते थे, जैसे मुगल यहां पर रहे, खूब लगान वसूल किया, लेकिन कहीं लेकर गए क्या? वो नहीं, यहीं पर कमाते थे और यहीं पर खर्च कर देते थे।
तो यहाँ का पैसा यही रहता था, घूम फिर के वो ऐश आराम पर भला ही करते थे, लेकिन पैसा घूम फिर के किसको मिलता था? भारतीयों को ही मिल जाता था। लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया? कमाया यहाँ पे और निवेश कहाँ किया उन्होंने? अपने देश। यहाँ से खून चूसते गए और अपने देश में ले आकर छोड़ते गए। तो कितना? जहाँ 80 लाख रुपए पहले कंपनी की आय थी, वो कितनी हो गई? 2,24,67,500 रुपए का जो लगान उन्हें प्राप्त हुआ। हाँ। अब इसके बाद भी देखते हैं तो कंपनी जो है उतनी फायदे में तो नहीं थी, उतनी फायदे में नहीं थी। तो 1773 ईस्वी में क्या लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में क्या लाएंगे? रेगुलेटिंग एक्ट। काय के लिए? कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए। यहां से शिकायतें जाएगी। अब वो सरकार है और ये कंपनी है, कंपनी कितनी भी चालाक हो, किसके अधीन है? सरकार के, ब्रिटिश सरकार के अधीन। तो उनको तो पूरी जानकारी थी। जैसे कलेक्टर भले जिले में बैठते हैं, लेकिन अपने अधिकारियों के बारे में उनको जानकारी नहीं रहती क्या? कि कहाँ क्या चल रहा है? पूरी जानकारी, पल पल की जानकारी रहती है कि कौन अधिकारी कैसा है, क्या है, सब कुछ उनको पता रहता है। उनके इतने मुखबिर रहते हैं, पूरी जानकारी उनको मिलते रहती है। तो उन्होंने बोला, इन्होंने क्या किया? कंपनी ने बोला कि सर, कंपनी को तो बड़ा नुकसान हो रहा है, अब हमें क्या कर दो, 10 लाख पाउंड का कर्ज दे दो। ब्रिटिश सरकार ने इन्होंने क्या मांगा? 10 लाख पाउंड का कर्ज। अरे साहब, वहां तो ऐसा है, बड़ी कंपटीशन है, फ्रांसीसी कंपनी अलग है, डच अलग है, पुर्तगाली अलग है, कब्जा जमाए हुए है। तो यदि अपने को पूरे मार्केट में कब्जा करना है तो ढेर सारे पैसों की आवश्यकता होगी, इसलिए हमें क्या कर दो, 10 लाख पाउंड का कर्जा दे दो। तो ब्रिटिश सरकार बोलते चलो ठीक है, अभी रुको, मेरी बात सुनो। बोले क्या? आप जाओ और हम एक जांच दल वहां पर भेज देते हैं। और क्या भेजा उन्होंने? रेगुलेटिंग एक्ट। तो अगला वीडियो जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स को, और वॉरेन हेस्टिंग के साथ साथ जो है रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट। वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था, इस समय जो है 2 एक्ट पारित हुए थे। एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में और दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तो हमारे साथ बने रहिए और सार्थक पहल का एक हिस्सा बनिए। अगला जो वीडियो है समय पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद।